2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में प्रेजेंट बहुमत से आए और एक लंबे समय से कांग्रेस जो कि इस देश की सत्ता पर राज कर रही थी उसको इस देश के लोगों ने सत्ता से बाहर किया, तो इस देश की मीडिया जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और वह बदलाव यह था कि धीरे धीरे सरकार ने सभी मीडिया संस्थानों के मालिकों को अपनी सत्ता के साथ जोड़ दिया या वो जुड़ गए, और उसके बाद लगभग इस देश की 99% मीडिया, 1% को मैं इसलिए अलग कर देता हूं कि हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो मैं बात कर रहा था कि 99% जो मीडिया है वो इस देश की सत्ता के एक प्रचार तंत्र की तरह काम करने लगी। और इसी के साथ इस देश के धाकड़ पत्रकार कहे जाने वाले, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, साक्षी हो, इस तरीके के अनेक पत्रकारों को उनके संस्थानों से या तो निकाल दिया गया या फिर निकलने पर मजबूर कर दिया गया। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी वो धाकड़ पत्रकार हैं उनके ना ही तो आपको लेख किसी न्यूज़पेपर में दिखेंगे, जबकि वो बुद्धिजीवी पत्रकार, लिखने पढ़ने वाले पत्रकार, सोच विचार रखने वाले पत्रकार, लेकिन उनके कोई भी लेख आप किसी बड़े न्यूज़पेपर में नहीं देखेंगे। उनका कोई इंटरव्यू या किसी तरीके की कोई चीज़ आपको बड़े मीडिया में, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो न्यूज़ ग्रुप हो, चाहे वो अडानी के चैनल हो, चाहे वो अंबानी के चैनल हो, वहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा तो दो तरह की मीडिया क्रिएट हो गई। एक वह मीडिया जिसको आप राइट विंग की मीडिया आप कह सकते हैं, वो मीडिया जो है वो आपको न्यूज़ चैनलों पे दिखने लगी, जिस मीडिया का पूरा काम सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाना, सरकार के काम की तारीफ करना, विपक्ष को किस तरीके से कटघरे में खड़ा करना है उसका पूरा ताना बाना बुनना, और अपने तरीके से सरकार को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए मदद करना। और दूसरी तरफ जो मीडिया का मेन काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, जो वादे करके वो सरकार में आई है उन सवालों को रखना, जनता के बीच जो सवाल सत्ता से पूछे जाने थे उन सवालों को पूछना, ये सारा काम यूट्यूब मीडिया करने लगा। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में मैं एक बहुत ही एक पॉडकास्ट के बारे में बात करूंगा जो राइट विंग की मीडिया जो है कि कर रही है, और वहाँ पे बात हो रही है जो है कि नरेंद्र मोदी के अपने परफॉर्मेंस की, इंडिया अलायंस के अपने परफॉर्मेंस की, यूट्यूबर्स की, जिस पे बाकायदा रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अंजितम अंजुम और अनेक, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, सबकी बातें बाकायदा ली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनके सीने पे जो पत्थर पड़ा है इस पूरे मैंडेट को लेकर या जनता के प्यार को लेकर, वो किस तरीके से मुस्कुराहट के बीच में निकलते हुए दिख रहा है। तो नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल द पीपल के न्यूज़ तड़का प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि ANI एक बड़ा नेटवर्क तंत्र है न्यूज एजेंसी का, और मैं ANI को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी वीडियोस
हम यूज़ करते हैं अपने जो है कि प्रोग्राम्स में और उस पर स्ट्राइक नहीं आता, यानी ANI ने खुद अलाउ कर रखा है। तो उस ANI को बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके वीडियो को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को जो है कि एक बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस धन्यवाद के साथ जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ कि मामला था पॉडकास्ट का, और उस पॉडकास्ट को जो होस्ट कर रही थी वो ANI की मालकिन स्मिता प्रकाश, जो पहले भी इस तरीके के पॉडकास्ट जो है कि वो करती आई हैं। आप देखेंगे कि इस जो पिछला चुनाव हुआ है तो उसमें नरेंद्र मोदी ने स्मिता प्रकाश को जो है कि बाकायदा बुलाकर इंटरव्यू भी दिया था, और उन इंटरव्यूज़ के सवालों को आप देख सकते हैं। स्मिता प्रकाश की मैं बात करूं, ANI की बात करूं, तो इनका भी जो नाम गोदी मीडिया, मैं नहीं कह रहा, ये लोग ऐसा कहते हैं, गोदी मीडिया के नाम के बैनर के नीचे ही यह भी आता है, जिसका पूरा काम इस देश की सरकार के एजेंडे को लेकर आगे जाना और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना है। समोसा कैक्सट के नाम से इनका पूरा पॉडकास्ट है, 2 घंटे 40 मिनट या समथिंग का इनका पॉडकास्ट है, और जिसमें इनके साथ जो दूसरे लोग हैं, आनंद रंगनाथन जो एक साइंटिस्ट और लेखक हैं और एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी के तौर पे जिनकी गणना की जाती है, इसके साथ है सुशांत सरीन जो कि एक कॉलमनिस्ट हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर वो बोलते हुए आपको न्यूज़ चैनलों पे देखे या सुने जा सकते हैं, और जिनकी गणना एक हिंदूवादी इंटेलेक्चुअल के तौर पे की जाती है। और इसी के साथ अभिजीत मित्रा अय्यर, वो भी एक जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ तहसीन पुणेवाला जो अपने आप को कांग्रेस समर्थक कहते हैं, लेकिन किसी भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से इनको किसी तरीके के इस तरह की चीज़ें के लिए ऑथराइज नहीं किया गया है। तो ये लोग जो है कि इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, और इस पूरे पॉडकास्ट में जो चुनाव रिजल्ट आया है उस चुनाव रिजल्ट पे चर्चा कर रहे हैं। अगर इस पॉडकास्ट को आप देखेंगे, इसके जो है कि आप जाकर आप देख सकते हैं, मुझे कोई इस बात से परहेज नहीं, मैं बाकायदा जिक्र कर रहा हूं कि आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, ताकि तथाकथित गोदी मीडिया के कैरेक्टर को इस पॉडकास्ट से समझा जा सकता है कि कैसे जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश ने दिया है, उस जनादेश को लेकर किस तरीके से इन जो राइट विंग का मतलब मेरा है कि जो हिंदूवादी, जो हिंदू राष्ट्र, जो मुस्लिमों के खिलाफ जो है कि अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करके अपने पूरे करियर को जो चमकाने वाले लोग हैं, ये किस तरीके से छाती पीट कर हंसी में रो रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 370 का खुद जो बीजेपी आंकड़ा लेकर चल रही थी, पूरा NDA 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहा था, यूपी में 370 राम मंदिर के बनने के बाद भी अयोध्या की सीट का हार जाना, और खुद प्रधानमंत्री जो 3.5 लाख से ऊपर की वोट से पिछली बार चुनाव जीते थे, इस समय आकर 1.5 लाख के करीब जो है कि अटक गए, और नरेंद्र मोदी के वाराणसी चुनावी क्षेत्र के आसपास के जो एरिया है उसमें चुनाव का हार जाना, ये इस पत्रकारों को हजम नहीं हो रहा है। इनको इस बात से कोई मतलब आपको नहीं लगेगा कि आखिर में जो जनादेश है उस जनादेश को देने के पीछे क्या कारण है। आखिर सरकार की वो कौन सी नाकामियां थी जिसके आधार पे ये जनादेश आया, बल्कि ये जो पत्रकार हैं वो यही कहने में लगे हुए हैं कि मोदी जी ने इतना काम किया, हाईवे बनवाया, इतने सारे लोगों को फ्री में चीज़ें दी, इसके बाद भी जनता ने उनको वोट नहीं दिया। ये कैसे हो गया? और आप यह भी देखने को मिलेंगे कि बाकायदा ये जिक्र करते हैं अयोध्या का, बाकायदा यह भी जिक्र करते हैं कि कैसे जो है कि बंगाल में संदेश खाली का जो एजेंडा था वो काम नहीं आया।
सवाल ये नहीं है कि ये इस बात का जिक्र करें, सवाल ये है कि उनको इस बात का दुख है क्योंकि 2014 के बाद से लेकर जिस तरीके का माहौल इस देश की राजनीति में था, उसमें जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने चैनलों पर बैठकर जो बीजेपी का अपना एजेंडा कि किस तरीके से मुसलमानों और मुस्लिम धर्म को कटघरे में खड़ा कर हिंदू वोटों को का ध्रुवीकरण किया जाए और हिंदुओं को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, ये पूरा एजेंडा उनके एजेंडे में था। वो विपक्षी पार्टियों का मजाक उड़ाते हुए आपको दिखेंगे कि कैसे वो मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि एक जर्नलिस्ट का काम है कि वह एक विपक्ष की तरह काम करता है, लोगों के सवाल, जनता की सवाल को सत्ता के सामने रखता है। लेकिन 2014 के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया का जिस तरीके से रूपांतरण हुआ है, आप उस रूपांतरण को देख सकते हैं और शायद आने वाले समय में मीडिया के उतराव चढ़ाव का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2014 से लेकर 2024 तक का जो इतिहास है वो उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा। और सवाल सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आप देखेंगे कि कैसे बकायदा एक यूट्यूबर, अगर आप अभिजीत मिश्रा अय्यर की बात करें तो वो कैसे कहते हैं कि जैसे ही उनके अगर टाइमलाइन पर रवीश कुमार आते हैं तो उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। इतनी जलन बुद्धिजीवी आदमी को, एक जर्नलिस्ट को क्यों है भाई? इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि 400 पार का जो नारा है वो पूरा नहीं हुआ। इतना गुस्सा इसलिए है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है। इतना गुस्सा ये है कि इतना प्रोपोगेंडा करने के बाद भी जनता का जो जनादेश है उसके विरोध में आया। बकायदा वो पूरा जो है कि नाम लेते हैं कि टॉप जो जिन जर्नलिस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया से भगा दिया गया, मैं भगा दिया गया शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उनको फोर्स किया गया कि उनको चैनलों से निकाला जाए। और बेचारे वो सारे जर्नलिस्ट जो पूरे इस देश के जर्नलिज्म की जान थे, आज देखें अगर यूट्यूब नहीं होता तो शायद वो कहाँ होते और इस देश के विपक्ष की आवाज़ और इस देश की जनता की आवाज़ का पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होता वो बिल्कुल गलत होता। तो कैसे उनकी छाती पर इतना बड़ा पत्थर, दिल के अंदर इतना दर्द कि साला ये जो यूट्यूब के जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो अजीत अंजुमन हो, चाहे वो विशाल शर्मा हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, क्यों लोग इनको देख रहे हैं? इनके व्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? जबकि राइट विंग का जो सत्ता समर्थन करने वाले यूट्यूबर्स हैं उनको लोग नहीं देख रहे हैं। तो कोई उसी में कह रहा है कि भाई इनको तो जो विपक्ष है उनको प्रमोट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव के समय ध्रुव राठी के कुछ वीडियोस को बाकायदा दक्षिण भारत में प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। ये खुद जो है कि वहाँ के अपने जो नेता थे उन्होंने ये प्रोग्राम किया, लेकिन उसी का जिक्र करते हुए कि भाई ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, जबकि राइट विंग के यूट्यूबर्स या उनके जर्नलिस्ट को बीजेपी या उनके समर्थक या उनकी आईटी सेल प्रमोट नहीं कर रही है। शायद यही कारण है कि जो इस तरीके के यूट्यूबर्स और जो इस तरीके से जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, बशर्ते उन राइट विंग के तथाकथित जर्नलिस्टों के। तो ये पूरा खेल आप जो है कि आप देखेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप सच्चाई तलाशने की कोशिश करेंगे, आप कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा बदलाव अब आना शुरू होगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है। और विपक्ष जब मजबूत हुआ है तो इस जनता के सवाल अब धीरे धीरे उन मीडिया के
संस्थानों में भी आना शुरू होगा, क्योंकि जो मीडिया के ऑनर हैं उनको भी इस बात का डर है कि साला कहीं आने वाले समय में सरकार में कौन आएगा, किसी का पता नहीं। तो बैलेंस बना के रखो ताकि जो है कि ज़्यादा दिक्कत या परेशानी जो है कि वो ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर खोल के देखें तो हर एक चैनल पे एक ही तरीके का एजेंडा, एक ही तरह की खबरें कि किस तरीके से मुस्लिम इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर के हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समर्थक की बातों को घुमा फिरा के एंड पूरा उसको जो है कि अब पैकेजिंग करके आपको जो है कि बताने की कोशिश की जाएगी। और यही कारण है कि जो लोग मोदी समर्थक हैं, जो लोग बीजेपी समर्थक हैं, उनको भी इस देश की सच्चाई जानने के लिए YouTube पर आकर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अविशाल शर्मा जैसे लोगों के वीडियो देखने पड़ रहे हैं ताकि वो खुद की कैलकुलेशन जो है कि वो कर पाएं। और आप देखेंगे कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया यही रहा तो आने वाले समय में जो विश्वसनीयता है टीवी चैनल्स की वो दिन पे दिन गिरेगी और YouTube पे काम करने वाले पत्रकारों का प्रभाव और बढ़ने वाला है। तो न्यूज़ तड़का प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।